हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास जो मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आ रहा हूँ, और वो है केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी क्लास में आज में। और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है या जिनको फील हो रहा है कि यार मेरे से क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे। ठीक है, उनके जल्दी से एक रीकैप हो जाएगा। और वो रिकैप आप सबके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ मिलेगी आपको इनसे, क्योंकि ये वो जो 100 क्वेश्चंस हैं जो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं किसके लिए? जैन 2025 के जेई मेंस के अटेम्प्ट के लिए, जो कि आपका बस थोड़े दिन में है। ठीक है, तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और होप है आप इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन सब से। ठीक है, तो आइए देखिए ज़रा जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स इन पायरोल एंड पायरिडिन। आपको पता होगा कि डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस को आजकल पेपर में देखा जा रहा है। इन क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो डायपोल मूवमेंट जो है वो किस प्रकार डिनोट की जाती है, मैं आपको बता दूं एक बार। डायपोल मूवमेंट जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पार्ट हो उस तरफ को उसका एरो होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ शिफ्ट हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां पे चार्ज क्या रहता है? पॉजिटिव, वहां पे टेल रहती है। तो आप सभी ऑप्शंस में देख पा रहे होंगे, दैट इज पायरोल एंड पिरिडिन। पायरोल में पहला ऑप्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। पायरोल में चेक करिए, जो ये लोन पेयर होता है ये किसमें पार्टिसिपेट करता है? ये पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ ना होके क्या है, रिंग पे है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज़्यादा है? रिंग की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो डायपोल मूवमेंट हो वो हमारे पास किस तरफ रहेगी? रिंग की तरफ ही रहेगी, यानी नाइट्रोजन से कहाँ रहेगी? अवे रहेगी। और ये डायपोल मूवमेंट की नोटेशन क्या है? बिल्कुल सही है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो एरोमेटिक है ही है कंपाउंड। इस कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर नजर आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन इस एरोमेटिक नेचर में बाहर की तरफ क्या लाए कर रहे हैं? लोन पेयर। और लोन पेयर का अपना भी क्या होता है? एक डायपोल मूवमेंट होता है, जिस वजह से इसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो किस तरफ रहेगी? लोन पेयर की तरफ रहेगी। तो अगर मैं आपको बोलूं तो पहला ऑप्शन आपके पास बहुत हद तक सही है। तो आप ये कह सकते हो इन चारों में से पहला ही ऑप्शन आपके पास क्या है? सही। वहीं अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे लोन पेयर होने के बावजूद उसने डायल मूवमेंट किस तरफ शो करी हुई है? रिंग की तरफ। बल्कि रिंग की तरफ ना होगी, किस तरफ होगी? मेजरली लोन पेयर की तरफ होगी। क्लियर? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, उल्टा नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है रिंग को। तो ऐसे केस में मेरे पास डायपोल मोमेंट किस तरफ रहेगी? रिंग की तरफ रहेगी। तो आप ये बात कह सकते हो कि भाई इन चारों ऑप्शन को चेक कर लिया जाए, मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा? ए। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको एरोमेटिक कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर्स में उसकी एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? उसमें बॉन्ड एंथैल्पी और रोटेशन और हमारे पास डायपोल मोमेंट के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक? कौन कौन सा ऑक्साइड जो है मेरे पास एसिडिक है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आप सबको पता है क्या है? इट इज न्यूट्रल। क्लियर? और वहीं आर्सेनिक ऑक्साइड मेरे पास क्या है? एम्फोटेरिक। क्या है ये? एम्फोटेरिक। तो अगर मैं बात करूं मैंगनीज ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड की, तो ये चारों के चारों मेरे पास क्या होंगे भाई? ये चारों के चारों एक्चुअल में क्या कहलाएंगे फिर? एसिडिक इन नेचर। इसके बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया गया होगा। क्लियर? और साथ साथ में एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज जब स्टडी करी थी हमने, तब भी हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं भाई? एसिडिक। तो इसका आंसर क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सारे सारे क्या है हमारे पास? एसिडिक नेचर के कंपाउंड है भाई। क्लियर? अगर इन सब की बात करूं तो ये आपको हाइड्रोजन पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इन सब में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा,
pKa वैल्यू ऑफ आयोनाइज्ड ग्रुप ऑफ लाइसिन आर 2 ये बायोमोलिकुलर में बताया जाता है। pK वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, क्लियर, रिस्पेक्टफुली। तो फाइंड द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अगर आप सबको याद हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स को निकालने की फॉर्मुलेशन क्या होती है। देखो भाई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स को निकालने की फॉर्मुलेशन, जिसमें एक कंपाउंड में मेरे पास दो साइड्स हों, उन साइड्स के लिए मेरे पास, एग्जांपल के लिए मेरे पास 2 साइड्स हैं, दोनों साइड्स का अपना अपना pKa1 होगा और pKa2 होगा। तो एक्चुअल में उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मेरे पास क्या निकल के आएगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। वहीं अगर मेरे पास एक से ज़्यादा आयनाइजेबल साइट्स हैं, जैसे उसके लिए मेरे पास एग्जांपल के लिए pKa1 भी आया, pKa2 भी आया और pKa3 भी आया, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में आप सबको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सी दो वैल्यूज बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं। ऐसे मान लूँ कि pKa2 और pKa3 जो है वो मेरे पास काफ़ी हद तक क्या है, क्लोज हैं, ठीक है, ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इन दोनों का pKa हम क्या ले लेंगे, एवरेज, ठीक है। उससे क्या निकल के आएगा, मेरे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकल के आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वैल्यूज है, मतलब 3 आयोनाइजेबल पॉइंट्स हैं और तीनों वैल्यूज के पीके दिए हुए हैं भाई। तो हमारे पास जो सबसे क्लोज में वैल्यू लाई करिए वो कौन कौन सी है, 8.95, 10.79। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालेंगे, दैट इज पी आई। वो कितना आया, 8.95 प्लस 10.79 डिवाइडेड बाय 2, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 9.8 के आसपास आ रहा है। तो आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 10, क्लियर। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक देखे जा रहे हैं पेपर में, तो इस कंसेप्ट को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, ये कंसेप्ट आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी द बैरियर टू रोटेशन अबाउट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज क्वाइट हाई, बट इन कंपाउंड पी double bond between two rings were observed by NMR to have a rotational energy barrier only about 20 calories per mole। कहने का मतलब है जब डबल बॉन्ड होता है ना जनरली, तो ऐसे केस में हमारे पास डबल बॉन्ड होने की वजह से बैरियर रोटेशन या रोटेशन बैरियर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे केस में एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड है, यानी ये कंपाउंड लगभग लगभग क्या कर ले रहा है, अपने आप को रोटेट कर ले रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, आप सबको पता होगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर शो कैसे करता है। इसमें एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन टूटता है और ये बन जाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के पीछे का मेन रीजन क्या है, आइए देखिए। यहाँ पे चार्ज डेवलप कौन सा होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज डेवलप कौन सा होगा, पॉजिटिव। आप एक मान के चलिए कि ये रिंग भी क्या है, एरोमेटिक, ये रिंग भी क्या हो चुकी है, एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड में जब पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, उस वजह से एरोमेटिक का नेचर जो है वो डेवलप करना शुरू करता है। तो इस वजह से इसमें लगभग लगभग सिंगल बॉन्ड का करेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं ऑप्शन पढ़ूँ, पहला ऑप्शन क्या है, डबल बॉन्ड हैविंग पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरा है डबल बॉन्ड अंडरगोज फ्लिपिंग। तीसरा है डबल बॉन्ड हैविंग वेरी हाई सिंगल बॉन्ड करेक्टर बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी गेन्ड इन बोथ 3 एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स। देखो यही चीज हुई यहाँ पे, बाकी पहले दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं था, थे पार्शियल ट्रिपल कैरेक्टर था नहीं, ठीक है, फ्लिपिंग किसी प्रकार की हुई नहीं। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हुआ है, पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जनरेट हुआ है, क्योंकि कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि इसका तीसरा पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये एरोमेटिक का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। इफ निकल 2 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय प्लेटिनम 2 पॉजिटिव इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2, ठीक है। और आपको पता है निकल जो है वो कौन सा एलिमेंट है, निकल इज द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज और प्लेटिनम इज द एलिमेंट ऑफ हायर सीरीज। तो ऐसे केस में क्या होगा, हायर सीरीज में आने वालों के लिए जो ये लिगेंड्स है कैसे एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे केस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो निकल के बाद अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ प्लेटिनम,
तो प्लैटिनम के केस में क्या होगा, प्लैटिनम के केस में यहाँ पे आ जाएगा Cl2 Br2 और यहाँ पे क्या आ गया 2 नेगेटिव, यानी प्लैटिनम पे कितना चार्ज आया 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब पहला पॉइंट, इससे निकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे तो कॉमन सी बात है कि ज्योमेट्री चेंज होगी। अगर ज्योमेट्री चेंज होगी तो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी चेंज होंगे। क्लियर, ठीक है, और अगर आइसोमर्स भी चेंज होंगे तो हाँ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी भाई। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास जैसे ही कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम चेंज हुआ तो उसके मेटल एटम के चेंज होने पे हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। क्लियर, और तीन प्रॉपर्टीज का चेंज कौन कौन सा आएगा, एक तो ज्योमेट्री चेंज हुई, तो ज्योमेट्री चेंज से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी चेंज होंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। क्लियर, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए, बी एंड डी। क्लियर, ऑप्टिकल आइसोमर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हुई होती कई बार। ठीक है, कई बार स्क्वायर, अब जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास पोस्ट ग्रुप पहले था sp3, अब क्या बन रहा है dsp2, तो दोनों में मैं मान लूँ कि मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स नजर नहीं आ रहे, तो आप वो चीज़ नहीं कह पाओगे यहाँ पे फिर। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ज्योमेट्री, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, जिसमें सिर्फ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं सॉरी। तो अगर यहाँ पे देखें, अमोनिया में एक होता है भाई। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन में तो कोई नहीं है लेकिन ऑक्सीजन में दो दो है, यानी चार हो गए। तो ऐसे आपको ना लगभग सारे ही काउंट करने होते हैं। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर देखने की बात नहीं कर रहा है ये टोटल लोन पेयर की बात कर रहा है कि टोटल मेरे पास सिर्फ दो लोन पेयर होने चाहिए। वैसे में एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला आता है H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास ही दो लोन पेयर हैं। क्लियर, वही नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर देखने को मिलेंगे। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं XeF4 में। XeF4 में मेरे पास जीनोन के पास दो लोन पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड देन इसके अलावा अगर देखा जाए कोई और केस है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई केस नज़र यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक और दो, दो लोन पेयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस। अब मैंने जो ये चार केस ड्रॉ किए हैं बच्चों को इसमें एक गलती मिस्टेक होगी जरूर उनसे। जैसे XeF4 है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कितने लिए, दो, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने सिर्फ सेंट्रल एलिमेंट पे नहीं देखना होता, साइड एलिमेंट में कितने लोन पेयर हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, लेकिन इसमें दो लोन पेयर नहीं, इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 लोन पेयर्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। क्लियर, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसे बात करूँ, अकेला F2 में कितने लोन पेयर लाई करेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः लोन पेयर। तो आपका यहाँ पे आंसर एक, दो और तीन, तीन आएगा। बाकी भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोन पेयर्स लागू होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए जरा। विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स की जो डायपोल मोमेंट है वो कितनी है, जीरो। देखो, गॉचे कन्फर्मेशन की डायपोल मोमेंट जीरो तो कभी होती ही नहीं है। क्लियर, आपको याद होगा गॉचे कन्फर्मेशन जो है हमारे पास ऐसे केस में एक ब्रोमीन ऊपर होगा, एक ब्रोमीन इस तरफ को होगा, तो इन दोनों की कभी जीरो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है, एंटी कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन सॉरी। तो अगर मैं बात करूं 1,2 डाइब्रोमो में एंटी फॉर्मेशन, तो एंटी बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट। तो हाँ, एंटी फॉर्मेशन में मेरे पास पॉसिबल है कि क्या हो, जीरो हो। क्लियर, ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन,
1,4 साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस पोजीशन बोली है उसने। तो ट्रांस के केस में पॉसिबल है कि हमारे पास ये आपस में डेवलपमेंट क्या कर लें, कैंसिल आउट, यानी नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0। क्लियर। देन टेट्रा ब्रोमो मिथेन, इनके केस में भी क्या होगा हमारे पास, टेट्रा ब्रोमो मिथेन जो है ये केस भी आपको याद होगा सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और सिमेट्रिकल कंपाउंड की तो वैसे भी डेवलपमेंट कितनी होती है, 0। कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कंप्लीट कंपाउंड है। ठीक है, ज्योमेट्री ही इसका एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चर है, शेप है। तो ऐसे केस में हमारे पास कंपाउंड हर तरफ से इक्वल है, एक ही तरह का एलिमेंट लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो इसमें डेवलपमेंट कितनी होगी मेरे पास, 0 होगी। 1,1 डाईब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाईब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में केस में ऐसा नहीं होगा बच्चे। ठीक है, इस केस में एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ निकलेगा, इसलिए ये वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। डायपोल मूवमेंट के बेस पे ऐसे क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी दिखाए गए थे, और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बच्चे आपको ये बताए ही गए थे। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को देख लेना एक बार। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा युद्ध है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे आते भी हैं हमारे पास। तो मैं आपको अगर बताऊं, हमारे पास जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स नॉन इसेंशियल हैं और कौन कौन से एसेंशियल हैं, ये आप सबको याद ही करना है। अगर ये याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो देखिए भाई, हमारे पास ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल है, एलेनिन नॉन एसेंशियल है, एस्पार्टिन नॉन एस्पार्टिक एसिड नॉन एसेंशियल है, बाकी सारे क्या है हमारे पास, ये एसेंशियल। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो यहाँ पे हमें पूछे गए हैं, क्लियर, अमंग द फॉलोइंग। तो कितने नंबर आया बच्चे मेरे पास, 1 2 3 और 4। तो कितना आंसर आया मेरे पास, 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, पोलैरिटी। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, CH3 ट्वाइस, CF3 थ्राइस। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल देखा जाए तो मेरे पास, याद रखना बेंट रूल क्या था, अगर बेंट रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉस्फोरस CF3, 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 CH3, और यहाँ पे भी क्या आ गया, CH3, ये कंपाउंड है। क्लियर। अब उसने कहा कि पहला ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है, CH3 थ्राइस। आइए, ये है CF3, 2 बार है CF3, और बाकी तीनों क्या हैं, CH3। ठीक, CF3 की डायपोल मूवमेंट होगी, CF3 डायपोल मूवमेंट होगी, इसकी भी अपनी एक डायपोल मूवमेंट होगी। इन दोनों की तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी स्लाइटली, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे भाई। क्लियर। तो ये कंपाउंड मेरे पास क्या रहेगा, पोलर। लेकिन इसमें इस ग्रुप की इन ग्रुप्स के साथ आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, इसमें म्यू कितना आया, 0। तो पहला पोलर, तो दूसरा क्या है, नॉन पोलर। अब देखिए, पहला इसने लिखा ऑप्शन ए क्या है, पहला क्या है नॉन पोलर, दूसरा क्या है पोलर, की गलत है। क्लियर। पहला पोलर, दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। क्या ये बात सही है, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, पहला है हमारे पास पोलर, दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। आइए नेक्स्ट देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट इन प्योर बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर जब आएगा हमारे पास, तो ऐसे केस में कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आपको पता है गैलियम। गैलियम हाथ पे मेल्ट कर जाता है। ठीक है,
तो हमारे पास लिक्विड स्टेट में कौन सा एलिमेंट रहेगा, गैलियम। ब्रोमीन तो गैस बन जाएगा, लिथियम सॉलिड रहेगा, ठीक है। सीजियम को थोड़ा सा लगता है टाइम, सीजियम और सीजियम का भी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर बाकी मेटल से, लेकिन हाँ गैलियम का बहुत कम होता है, तो इसका आंसर मेरे पास कौन आएगा, गैलियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अमाइलोस। पता है अमाइलोस क्या होता है, शुगर की फॉर्म होती है भाई, ठीक है, शुगर। तो ऐसे केस में आपको याद होगा कि इस केस में हमारे पास अल्फा टाइप ऑफ लिंकेज थी, ठीक है। पॉलीमर ये पूछा गया है, आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इन विच ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर रिस्पेक्टिवली बाय लिंकेज ऑफ टाइप। पहले तो अल्फा है, अब टाइप ऑफ लिंकेज याद करना है भाई, ठीक है। सेलुलोज बीटा है, ठीक है, लैक्टोज फिर क्या होता है अल्फा, तो मेरे पास एमाइलोस अल्फा, सेलुलोज क्या है बीटा, तो अल्फा और बीटा ये ऑप्शन। तो यहाँ से आप ये दिमाग में रखिएगा कि हमें टाइप ऑफ लिंकेजेस याद कर लेनी है बच्चे। और अगर ये याद नहीं होती या याद नहीं या चैप्टर नहीं पढ़ा आपने ढंग से अच्छे से, तो बस इतना ही बेसिकली याद कर लीजिए कि कौन कौन से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और किस किस प्रकार की हमारे पास वहाँ पे क्या पाई जाती है, लिंकेज, और किन किन के बीच में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अमाइलोस इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च is a polymer of D-glucose, beta glycosidic linkage makes cellulose polymer, and fourth क्या है, glycogen is called an animal starch। इसमें पहले ऑप्शन में ही साफ क्लियर है, अमाइलोस इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर। अमाइलोस यहाँ पे क्या है हमारे पास, ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। अगर मैं अमाइलोस की बात करें तो एक्चुअल में अमाइलोस ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं होता, अमाइलोपेक्टिन होता है हमारे पास क्या, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है भाई। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे गलत है। अमाइलोस इज ए अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर, तो ये बात गलत है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ए। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मेक द सेलुलोज पॉलीमर, ये भी सही है। एंड ग्लाइकोजन इज कॉल्ड द एनिमल स्टार्चेज, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेथिनम ट्राइहाइड्रोक्साइड जो है, उसने कहा लीस्ट बेसिक अमंग द हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड्स, क्या है बात सही है भाई, लीस्ट बेसिक। देखो भाई ये पॉइंट आपको कैसे क्लेरिफाई होगा, ये तो आपको पता ही है कि किस चैप्टर में दे रखा है, ये हमें दे रखा है चैप्टर जो कि क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें दे रखा है। तो वहीं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई हो पाएगी, वहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़ी भी थी कि लेंथेनम सीरीज और लेंथेनम का नेचर कैसा है अपने हाइड्रोक्साइड्स को लेके, क्लियर। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो पहला तो बच्चे ट्रू नहीं है, क्योंकि लेंथेनम जो है वो लीस्ट बेसिक नहीं होता है बच्चे। अगर बात की जाए जर्कोनियम और हाफनियम की, ये लगभग लगभग सेम एटॉमिक रेडियाई फॉलो करते हैं, उसका मेन रीज़न यहाँ पे क्या है, सेम एटॉमिक रेडियाई फॉलो करने का मेन रीज़न यहाँ पे हमारे पास होता है लेंथेनॉइड, या फिर आप कह लो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अगर बात की जाए तो हमारे पास जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग लगभग एटॉमिक साइज क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा, आयनिक साइज लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वहीं सीरियम इज एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हाँ भाई सीरियम पॉजिटिव 4 से सीरियम पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन खुद क्या करता है, गेन। तो ये अपनी रिडक्शन शो कर रहा है, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो सीरियम है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं बच्चे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के एक बार जाइएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द सेट विच हैविंग एट लीस्ट विच वॉज ऑल द स्पीशीज प्लेनर, जिसमें सारी की सारी स्पीशीज क्या हैं, प्लेनर हैं। तो पहला ऑप्शन
I3 नेगेटिव प्लेनर है, जी हाँ। I3 लीनियर है, क्लियर। आपको पता होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ बॉन्ड्स को देखते हैं, चार्ज -1 है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल लीनियर है, क्लियर। जीनोन, टेट्राफ्लोराइड, जी हाँ ये भी क्या है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। और I2Cl6 भी बच्चे हमारे पास क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर लाया करेगा। I2Cl6 की अगर बात की जाए तो इसमें 2 क्लोरीन के जो बॉन्ड होंगे वो हमारे पास कैसे लाया करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाया करेंगे, ठीक है। और ये लाया करेगा एज प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास ये लाया करेगा एज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बात ऐसे याद रखिएगा कि हमारे पास I2 जो Cl6 है वो कंपाउंड क्या लाया करेगा, एज ए प्लेनर कंपाउंड लाया करेगा। इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने BH3 का देखा था, लेकिन वो नहीं है, क्लियर। इसमें बस इतना पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास जो क्लोरीन जो लाया कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ। इसीलिए कंपाउंड जनरली क्या लाया करेगा, प्लेनर फॉर्मेशन में लाया करता है। लेकिन वहां पे BH3 वाले स्ट्रक्चर में से बनता है B2H6। B2H6 में ऐसा नहीं था। B2H6 में आपको याद हो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में जो हाइड्रोजन थे वो आउट ऑफ प्लेन और इनसाइड ऑफ द प्लेन थे, क्लियर। वो प्लेन के एक ऊपर था, एक कहाँ था, प्लेन के नीचे, तो वो प्लेनर नहीं होता। तो हाँ, पहले ही ऑप्शन में चारों के चारों जो कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, प्लेनर हैं। तो इसका आंसर पहला ही आ जाएगा। बल्कि बाकी सभी केसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लेनर है, लेकिन SF4 प्लेनर नहीं है, सीसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बहुत है आपको इस एलिमिनेट करने के लिए, XgFO प्लेनर, लेकिन XgO4 प्लेनर नहीं होता है, ठीक है। वहीं Xg अगर बात की जाए ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव की, तो ICl2 नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या है, प्लेनर है। लेकिन वहीं ICl2 नेगेटिव के अलावा जो एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे से ICl2 पॉजिटिव है, क्या क्या है, प्लेनर है ना। तो इस प्रकार हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इजीली एलिमिनेशन अप्लाई करके अपना ऑप्शन सही निकाल सकते हैं। बाई चांस पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी करता है, ठीक है, और ये भी करता है। इसमें बनता है BF3 और साथ में निकल जाता है हमारे पास एमोनियम क्लोराइड। ये भी एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम हाइड्राइड भी एग्जिस्ट करता है। साथ में सोडियम ऑक्साइड में ये एग्जिस्ट नहीं करता भाई, सोडियम ऑक्साइड Na2O एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सोडियम सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर। उसके लिए पोटाशियम का होना कंपल्सरी था, तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट के हिसाब से पूछा गया। अच्छा, पेपर में गलती ये बड़ी होती है सर, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं देखना भूल गए, ठीक है। तो इन गलतियों को सुधारिएगा, ये गलतियां ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट देखिए, एक मेटल है M, उस मेटल में हमारे पास क्या बन रहा है, मेटल सल्फेट बन रहा है कंपाउंड, क्लियर। उस कंपाउंड को अगर बोला है कितना लिया गया, 0.596 ग्राम वो सैंपल लिया गया सल्फेट का, उसको रिएक्ट किया विद द एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसे कंबाइन किया एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से। तो मैं बात करूं M2SO4 ट्राइस की, इसको कंबाइन करवाया BaCl2 से, जिससे क्या बनेगा भाई, हमारे पास बनेगा BaSO4, जो कितना बनेगा, 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 3 है भाई, तो ये 3 बार यूज होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं हमारे पास कि इसको अगर बैलेंस किया जाए तो इसको बैलेंसिंग में, या फिर इसको बैलेंसिंग के अलावा अगर देखा जाए तो मेरे पास ये 3 मोल यूज होंगे। कितने मोल यूज होंगे, 3 मोल, ठीक है। तो जब 3 मोल इसके यूज करूंगा बेरियम क्लोराइड के, तो क्या बनता है देखेंगे जरा। बैलेंस किया जाए तो 2MCl3। अब यहाँ से एक चीज क्लियरफाई हो जाती है, 1 मोल मेटल सल्फेट है, उसको कंबाइन करवाया किससे, बेरियम क्लोराइड से। तो मेरे पास कितने मोल बेरियम क्लोराइड यूज हुए, 3 मोल। तो ये बनेंगे भी कितने, 3 मोल बने। उसने बोला कितना हुआ, कितने ग्राम दिया हुआ, 0.596 ग्राम,
और बेरियम सल्फेट कितना दे दिया वो 1.220 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को शुरू किया जाए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ज़रा। देखिए भी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया कि ये एक्स में है, ये 1.220 ग्राम है। अब आपको पता है कि अगर 3 मोल मेरे पास कितना मास दे रहे हैं, 1.220 ग्राम दे रहे हैं, तो 1 मोल का मास कितना होगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 1 मोल मेटल सल्फेट अगर 3 मोल बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है, और पहले मुझे पता लग जाए कि 1.220 ग्राम जो बेरियम सल्फेट है उसमें कितने मोल्स हैं। तो आइए मैं आपको पहले का करके दे रहा हूँ, मोल्स निकाल के दे रहा हूँ किसके, बेरियम सल्फेट के। देखिए, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, हमारे पास गिवन मास कितना है बेरियम सल्फेट का, 1.220, और बेरियम सल्फेट का मोलिकुलर मास कितना होता है, 233। क्लियर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं बेरियम सल्फेट के। ठीक है, और वो कितने निकल के आ रहे हैं भाई, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आता है 5.23 10⁻³ 5.23 इंटू 10⁻³ मोल। अब एक चीज नोट करिए, 1 मोल मेटल सल्फेट से 3 मोल, मतलब या कह लो 3 मोल बेरियम सल्फेट बनाने के लिए 1 मोल क्या चाहिए, मेटल सल्फेट चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है, इससे मुझे क्या क्या इंटरप्रेट हो रहा है भाई, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट से मैं यहां से क्या क्या निकाल सकता हूं। 1 मोल बेरियम सल्फेट में कितने मोल सल्फेट होंगे, एक ही मोल सल्फेट होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, मोल्स ऑफ सल्फेट निकाल लिए जाए, तो वो कितने आए, 5.23 10⁻³ मोल्स किसके निकले, सल्फेट के। तो कॉमन सी बात है, जितने मोल सल्फेट के यहाँ है उतने मोल सल्फेट के किसके किस में होंगे, इस मेटल कंपाउंड है 3 मोल ही हैं, इसमें भी 3 मोल सल्फेट बन रहे हैं, यानी जितने मोल सल्फेट के यहाँ होंगे उतने मोल ही सल्फेट मेरे पास कहाँ आएगा, प्रोडक्ट में आएगा। तो इतने मोल ही मेरे पास कहाँ है, सल्फेट के हैं। इसका अगर मास निकाल लिया जाए, मास ऑफ सल्फेट इन गिवन कंपाउंड कितना आएगा, 5.23 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय सल्फेट का अगर मोल्स गिवन हो, मुझे गिवन मास पता, मुझे गिवन मास निकालना हो तो क्या करेंगे, गिवन मास कैसे निकालते हैं उसके, इसमें मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, उसके मोलिकुलर मास से। कितना आएगा, 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.50 ग्राम के करीब इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहाँ से एक और चीज निकल के आई, क्या, मास ऑफ मेटल कितना आएगा भाई, मेरे पास टोटल कंपाउंड का मास कितना है, 0.596, 0.596, इसमें से माइनस करो सल्फेट के मास को 0.50, कितना निकल के आ रहा है भाई, 0.096 ग्राम जो है वो किसका मास आ गया, मेटल का। मुझे मेटल का क्या निकालना है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट निकालने के लिए, ठीक है, मुझे अगर एटॉमिक वेट निकालना है उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसका गिवन मास तो चाहिए ही चाहिए, अपॉन मुझे क्या चाहिए होगा, मोल्स, यही चाहिए होंगे। आइए, मोल्स तो मेरे पास किसके निकले हैं, बेरियम सल्फेट के। अब इन बेरियम सल्फेट के मोल में से अगर मैं देखूं तो इससे किसके मोल निकल आएंगे, मेटल सल्फेट के। कैसे निकलेंगे, 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, ठीक है ना, 3 मोल से कितने मोल चाहिए, 1 मोल, तो जितने मोल मेरे पास है वहां से कितने आएंगे, निकाल लेंगे। तो चेक करिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 मोल से 1 मोल क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, मेटल सल्फेट। तो मेरे पास जितने मोल आए हैं 5.23, तो 10⁻³ मोल बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5.23 10⁻³ ये किसके मोल निकले, मेटल सल्फेट के। अब इन मेटल सल्फेट के मोल से मैं किसके मोल निकालूंगा, मेटल के मोल निकालूंगा।
तो जब मुझे मेटल के मोल निकालने होंगे तो ऐसे केस में आपको पता है कि 1 मोल मेटल सल्फेट में कितना मेटल आ रहा है मेरे पास, 2 मोल, 2 मोल आ रहा है। 1 मोल मेटल सल्फेट में मेरे पास कितना मेटल आ रहा है बच्चे, 2 मोल मेटल आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो आपको बता दूं, तो जितने मोल मेरे पास मेटल सल्फेट आएंगे तो उसमें जितना आपको मेटल के मोल चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में हमारे पास क्या निकल के आ जाते हैं, दैट इज द मोल्स ऑफ मेटल, मोल्स ऑफ मेटल। और वो कितने निकल के आते हैं हमारे पास, 3.49 के आसपास, 3.49 × 10⁻³ आइए देख लीजिए, दैट इज 3.49 10⁻³ तो क्या करेंगे भाई, एटॉमिक वेट निकालना है। गिवन मास मेरे पास कितना आ चुका है मेटल का, आपने निकाल लिया है 0.096 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितने, मोल्स ऑफ मेटल कितने आए हैं मेरे पास, 3.49 10⁻³ इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास आंसर लगभग लगभग 26.9 के आसपास इसका क्या निकल आएगा आंसर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट आना चाहिए बच्चे। ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ही है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। और टाइम टेकिंग है भाई, तो इनको टाइम देना भी है, कोई भागने की रिक्वायरमेंट पेपर में भी नहीं है बच्चे आपको। ठीक है। आइए, माइलोपेक्टिन जिसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, देखो भैया अमाइलेज में हमारे पास सिर्फ 1,4 लिंकेज होती है, बल्कि ये माइलोपेक्टिन में हमारे पास 1,4 एंड 1,6 बोथ टाइप ऑफ लिंकेज पाई जाती है, वो भी अल्फा कंडीशन में। तो हाँ, इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, ए। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स आयंस आर। देखिए भाई, आपको पहले सबकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए सिंपल स्पिन निकाल लो चाहे आप। क्लियर। अगर आप FeCN63 नेगेटिव देखें तो Fe3 पॉजिटिव बन के बाहर आता है, जिसमें Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेरे पास स्पिन कितनी आती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बचता है, 2 2 4 और 1 5, क्योंकि 6 है ना हमारे पास टोटल देखा जाए तो। Fe4s2 एंड 3d6 है, तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन 2 चले गए, 3d6 में से इलेक्ट्रॉन 1 चला गया, तो 5 बचे, 5 की पेयरिंग कर दो कितने बचेगा, एक अनपेयर्ड। ये आ गया मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख देता हूँ, Fe3 पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में मेरे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड बचता है। ठीक है। अगर एक अनपेयर्ड है तो सबसे कम इसी की होगी भाई, सबसे कम, यानी मेरे पास ऑप्शन या तो 1 है या फिर क्या है, 3। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं, आपका आंसर 1 और 3 को कंपेयर, देखो पेपर में सॉल्व करते समय टाइम टेकिंग नहीं होना। आपको पता लग रहा है कि पहला ऑप्शन सेम आ रहा है, पहला पुट पॉइंट सेम आ रहा है, तो अब आगे का कोई पॉइंट देखो जो आपके लिए सबसे आसान है मेरे पास निकालना, कोई भी निकाल सकते हो आप उससे। ठीक है। तो आप बाकियों का कंपेयर करो, बाकियों में भी आप लोग क्या करो, इन सब की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए इन सब के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू करो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोशिश करूंगा लास्ट वाला का, देखा MnCN6, पता लग रहा है CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो MnCN6 में देखा जाए तो मैंगनीज का 25 होता है, 4s2 3d5 होता है, 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 3 निकाल दिए गए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा भाई, Mn3d4। क्लियर है, Mn3d4, क्योंकि 4s2 है और 3d5 है बच्चे हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं इसकी जरा, Mn। मैंगनीज के केस में क्या आता है, 3d5 4s2, 3d5 में डी में हमारे पास 5 अनपेयर्ड और 4s2 में 2 फुली फिल्ड। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसका ऑक्सीजन नंबर निकाला जाए तो मैंगनीज का कितना आ रहा है यहाँ पे, +3, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4। तो मेरे पास क्या बन गया, 3d4 4s0। 3d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 2 3 4, और 4s में कितने आ जाएंगे, 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग शुरू हो जाएगी।
अगर पेयरिंग हो जाती है तो पेयरिंग के बाद भी हमारे पास यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो D2sp3 कन्फिगरेशन आएगी। तो 1 2 3 और 4। तो ऐसे केस में D2sp3 के केस में मेरे पास कितने अनपेयर बचते हैं यहाँ पे? 2। क्योंकि इनमें से किसी में जीरो नजर नहीं आ रहा, सबसे कम एक ही होगा, उसके बाद फिर कितना आएगा? 2। क्लियर। अब अगर मैग्नीज Br4 का देखा जाए तो इसमें तो मेरे पास कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किससे उससे भी ज़्यादा है। कैसे? 2 पॉजिटिव है, ब्रोमीन वीक फील्ड है, तो यहाँ पे अनपेयर बचेंगे कितने? 5। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सबसे कम इसका है, उससे ज़्यादा, तो यानी ये इससे भी ज़्यादा कौन है? MnBr4 टू नेगेटिव, तो कॉमन भाई सबसे ज़्यादा स्पिन मूवमेंट इसकी नहीं होगी, तो सबसे कम इसकी, उससे ज़्यादा MnCN6 टी नेगेटिव की, तो यानी मेरे पास ऑप्शन कौन हुआ? थर्ड। क्लियर। आप सबका निकाल सकते हैं ऐसे, उसके बाद आप सबको कंपेयर कर सकते हैं, इसमें टाइम टेकिंग कंडीशन नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी से सॉल्व हो भी जाता है भाई। ले रहे इतना, आगे देखिए। ग्रुप 13 के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास एमोर्फस फॉर्म 2 ऑक्साइड्स M2O3। हाँ बिल्कुल। द अमंग द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, हेलियम ऑक्साइड। क्लियर है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, देन थैलियम ऑक्साइड। तो याद ही करने वाला टॉपिक है भाई। हाँ जी। नेक्स्ट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट NaCN4 की वैसे कितनी होती है? 0। ये तो याद ही है, सिंपल। क्लियर। इसकी कंपैरिजन करो तो आपके पास इतनी क्या निकल के आती है? 0। तो इसका मतलब डी का आंसर क्या होगा? थर्ड। और ये दो ऑप्शन में दे रखा है भाई। क्लियर। अब अगर बात की जाए हमारे पास, इसमें से किसी का भी निकाल लो, चाहे आप इसमें चेक करना। अब जब आपको क्लियर हो गया कि डी के 3 है, डी का आंसर ऑप्शन थर्ड है, तो चेक करो कि बी का निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी में दोनों में क्या दे रखा है? 4। क्लियर। आपका आंसर किसके बेस पे कंपैरिजन हो जाएगा? सी या फिर ए के बेस पे कंपेयर हो सकता है। अगर आप, चलो एक काम करो, आप सीओ का देख लो। आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट का देखा जाए तो कोबाल्ट के केस में हमारे पास क्या लाया करता है? 3D7 4s2। इलेक्ट्रॉन 3 जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 3D6 4s0। ठीक है। वीक फील्ड है तो मेरे पास अनपेयर्ड कितने आए? 4। अगर 4 अनपेयर्ड हैं आपके पास, 4 अनपेयर्ड के केस में मेरे पास एन कितना आया? 4। अगर आपको फॉर्मुलेशन याद हो तो 4 × 4 + 2 दैट इज 24 के आसपास आपका बनेगा BM। यानी ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.9 से लेके 5 के बीच में लाया करेगा। तो आप ये बात नोट करिए कि आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। 4.9 मेरे पास बन रहा है, दैट इज सी का आंसर क्या होगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? 2। सभी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जेईई में देखने को नॉर्मली मिलते भी हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बेरिलियम, देखो ये है आपके पास पीरियड नंबर सेकंड। ठीक है। दैट इज लिथियम की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा किसकी होती है? बोरोन की। उससे ज़्यादा किसकी होती है हमारे पास? बेरिलियम। देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन। देन फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नियोन की। क्लियर। अब अगर इस ऑर्डर पे देखा जाए, सबसे कम किसकी यहाँ पे है? बोरोन की। लिथियम तो है ही नहीं। बोरोन से ज़्यादा किसकी है भाई? सबसे कम मतलब ई हुआ। उससे ज़्यादा बोरोन के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा भाई हमारे पास? सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, मतलब यानी डी ऑप्शन की। देन उसके बाद कौन है मेरे पास? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यानी बी। और सबसे कम किसकी है मेरे पास? उससे कम किसकी है? ए की। यानी ECABD ऑप्शन क्या बना? 1। ठीक है। ये ऑर्डर्स याद करने पड़ेंगे बच्चे, इन ऑर्डर्स को याद किए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है। इन ऑर्डर्स को ध्यान से याद कर लेना है, ताकि पेपर में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है। एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखा है, इस टेबल को तो बच्चे दिमाग में रखिएगा। एनसीईआरटी के इस टेबल से वैल्यूज़ आपको दिमाग में रहेंगी। मैंने क्लास में भी चीज़ बताई हुई है, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा भाई। हाँ जी। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चे? ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम का। ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हमारे पास पीएच बेस्ड ग्राफ काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। ठीक है। आइए इनकी बात की जाए ज़रा।
molar mass, and that is 69.12 प्लस 16, ये आ जाएगा 85 के आसपास। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करो, 69.12 ग्राम टाइटेनियम यूज़ हुआ है, यानी 69.12 ग्राम टाइटेनियम है, तो मेरे पास 85 ग्राम क्या निकल के टाइटेनियम ऑक्साइड बन के आएगा। तो अगर 1.44 ग्राम मेरे पास टाइटेनियम है तो कितना बन के आएगा, 85 अपॉन 69.12 मल्टीप्लाई 1.44। यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, टाइटेनियम का मास, इस मतलब पूरे कंपाउंड का मास, यानी x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.77। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, स्टोकेमेट्रिक बेस पे क्वेश्चन है हमारे पास, मॉर्कन सेट के बेस पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। 29.2% मेरे पास क्या है, HCl। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना ज़रा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, 29 पॉइंट, क्या है क्वेश्चन, 29.2% बाय मास ऑफ HCl स्टॉक सोल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। 29.2% का मतलब क्या है बाय मास, दैट मीन्स 29.2 ग्राम ऑफ HCl जो है वो डिजोल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। 29.2 ग्राम ऑफ HCl जो है वो डिजोल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी वाला फॉर्मुलेशन थी हमारे पास एक। ठीक है, वरना अगर मैं इसको एलेबरेट करूं तो आराम से देखिएगा, समझिएगा ध्यान ध्यान से। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है सोल्यूशन का, 100, वॉल्यूम पता लगाना है मुझे। ठीक है, और साथ में वो डेंसिटी के इक्वल, डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 1.25, तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना है, 1.25 अपॉन 100। ठीक है, आइए, मुझे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सोल्यूशन जो गिवन है, सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए ताकि वो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के, इस सोल्यूशन की जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसके इक्वलेंट आ जाए। तो आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला कंपैरिजन का होता है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2 एंड v2। मोलैरिटी ऑफ वन और वॉल्यूम ऑफ वन मुझे निकालना है। मोलैरिटी ऑफ वन मेरे पास क्या आएगी, गिवन मास कितना है भाई, 29.2 ग्राम अपॉन मोलर मास 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से 2 मिनट यहाँ पे एक बार चीज़ कर लीजिए, ये है 1.25 अपॉन 100। ठीक है ना, वॉल्यूम तो कितना आया, 100 इंटू 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 0.8 इंटू 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन इक्वल टू 0.4 इंटू 200। ये आ जाएगा मेरे पास इंटू 10 भी है, दैट इज 10, क्योंकि 8 इंटू 1.25 अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1.10 कितना आ गया 1, वॉल्यूम ऑफ वन इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई कितना आ गया मेरे पास 80। तो वॉल्यूम कितना निकल के आया बच्चे, 8 ml। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वॉल्यूम निकाला जो मुझे रिक्वायर्ड मोलैरिटी कंसंट्रेशन देगा, उस मोलैरिटी से मेरे पास क्या निकल आएगी कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन से मैं इक्विवेलेंट फॉर्मूला अप्लाई करके उन दोनों से वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड मेरे पास होगा स्टॉक सोल्यूशन में वो निकाला जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे पानी कितना ऐड करेंगे ताकि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ये बन जाए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है भाई, अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो पहला है ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए ज़रा, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, 3 बार लगे हैं, इथाइलिन डायमीन। आपको याद होगा कि ये कंपाउंड
जिमेट सॉरी ऑप्टिकल आइसोमरेशन शो करता है, ध्यान से देख लीजिए, ये इसको एक फॉर्म ये है तो इसकी मिरर इमेज मेरे पास क्या होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कुछ इस प्रकार से। आइए ई एन, ई एन, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ई एन। क्लियर? तो ये कंपाउंड हाँ जी ऑप्टिकल आइसोमरेशन शो करेगा, और उसने पूछा भी यही हुआ कि कौन सा शो करेगा। ट्रांसफॉर्म जनरली शो नहीं करती है, ठीक है ना। डाई अमीन, डाई क्लोरो प्लेटिनम, ये DsP2 हाइब्रिडाइज है, ये भी स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करेगा, ठीक है। पेंटा पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयोडाइड, ये भी हमें नहीं शो करेगा क्योंकि ये कंपाउंड भी हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। दूसरा पॉइंट प्लेनरिटी नहीं, दूसरा पॉइंट है कि इसके जो लिगेंड फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास अमाइन 5 है और एक क्या है, नाइट्रो। अब ये मान के चलिए किस प्रकार की फॉर्म होगी, MA5B, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव नहीं होता। क्लियर? सिर्फ ये फॉर्म जो हमारे पास है MAA थ्राइस, ये फॉर्म ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चे हमारे पास, A। नेक्स्ट, द अमाइनो एसिड that cannot be obtained by the hydrolysis of protein, इसमें से इन चारों में से कौन सा अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोलिसिस करने पे ऑप्टेन हमें नहीं होगा। क्लियर? इन अगर चारों को स्टडी किया जाए तो आपके सामने ही है भाई, ठीक है। इस कंपाउंड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, हमें ये किसी भी प्रोटीन के द्वारा हमें ये फॉर्मेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये किस चैप्टर के साथ था भाई, ये था हमारे पास बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। तो एक बार ध्यान से अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर से बच्चे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ बेंड स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से हैं यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर बच्चे। बेंड यानी आपको पता ही होगा, बेंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें कुछ दो फॉर्म में, AB2 1 लोन पेयर, क्लियर, AB2 2 लोन पेयर में भी, ठीक है। जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहला तो एजाइड फॉर्म है, एजाइड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर है। वहीं I3 नेगेटिव तो हमने पहले भी किया, शुरुआत में ही क्वेश्चन में किया, ये भी लीनियर है और ये भी क्या है, लीनियर, ये दोनों ही लीनियर है बच्चे। क्लियर? तो NO2 नेगेटिव एक लोन पेयर, ठीक है। एक था NO2 पॉजिटिव, याद हो वो sp हाइब्रिडाइज हो जाता था, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता था। वो NO2 रेडिकल वाला sp2 और sp के बीच में लाया करता है, बनने मतलब उसका लगभग बेंड स्ट्रक्चर ही होता है। वहीं O3, इसमें भी एक लोन पेयर है और ये भी क्या है, बेंड स्ट्रक्चर है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड एक लोन पेयर, ये भी क्या है, बेंड। तो 3 आंसर है बच्चे इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, शेप, ज्योमेट्रीज अच्छे से आनी चाहिए, इनके तो कोई राय नहीं है। Among the triatomic molecule ions BeCl2 N3 negative N2O NO2 positive और O3S Cl2 ICl2 negative I3 negative XeF2 CO2, total number of linear compounds, linear molecules, whereas hybridization of the center element does not have contribution from the d orbital। यानी कि इन जितने भी मेरे पास ये कंपाउंड दिए गए हैं, इन सभी कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। शर्त ये है कि इनमें कोई भी डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। HCl2, HCl2 में 2 बॉन्ड बनेंगे और 2 लोन पे रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए HCl2 का स्ट्रक्चर, सल्फर के पास 6 वैलेंसी है, इस 6 वैलेंसी में हमारे पास इसमें से इसने कितनी यूज़ करी, 2, ठीक है। HCl2 ICl2, इसमें भी देखा जाए तो सल्फर में मेरे पास 2 बॉन्ड बने क्लोरीन के, ठीक है, और 2 क्या बचे हैं, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ मेरे पास ज्योमेट्री कैसी होती है, देखो वो लीनियर तो नहीं रहेगी। 2 लोन पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऐसे केस में ज्योमेट्री होगी हमारे पास लगभग लगभग टेट्राहेड्रल टाइप की और बेंड शेप होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ICl2 नेगेटिव ही हमारे पास, ICl2 -1 में हमारे पास कंपाउंड लीनियर
नज़र आता है भाई, ठीक है। अगर देखा जाए ICl2 नेगेटिव मैंने आपको पहले बताया था, ये नज़र आता है। I3 नेगेटिव भी मुझे कैसे नज़र आएगा, लीनियर नज़र आएगा। XgF2 की बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर, और हमारे पास लोन पेयर कितने लाए करें, 3, तो ये भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, N3 नेगेटिव भी लीनियर होगा, ठीक है। NO2 भी लीनियर होगा, ठीक है। वहीं बात करूं N2O की, तो N2O की अगर बात की जाए तो N2O हमारे पास लीनियर की फॉर्म में लाए करेगा भी, लीनियर की फॉर्म में ये लाए करेगा। N2O जो है हमारे पास, इसका भी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये भी लीनियर की फॉर्म में लाए करता है। BeCl2 लीनियर की फॉर्म में लाया करेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, एक बार चेक कर लिया जाए N2O में से XgF2 दोबारा चेक कर लिया जाए, फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, XgF2 दैट इज sp3d, ये लीनियर तो है भाई, नो डाउट ये लीनियर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल कौन सी आ गई, डी। तो मैंने जैसे कहा आपको क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। N3 - 1 जो कि एजाइड फॉर्म है, ये भी लीनियर है, N2O भी लीनियर है, NO2 पॉजिटिव भी लीनियर है, लेकिन डी ऑर्बिटल कहीं एंटर नहीं कर रही। उसी कारण हमारे पास पॉइंट है कि XgF2 लीनियर तो है, लेकिन इस आंसर के लिए जो हमें चाहिए वहाँ पे डी ऑर्बिटल का होना कंपलसरी नहीं है, या फिर डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी लीनियर होने के बावजूद हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वहीं I3 नेगेटिव लीनियर तो है, लेकिन हम फिर भी इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। वहीं ICl2 नेगेटिव भी मेरे पास लीनियर, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आया, 1 2 3 4 और ये 5, तो आंसर कितना आया अभी मेरे पास 5। अब पॉइंट इतना सा है कि लीनियर मॉलिक्यूल्स तो ढूंढने थे, वो हमने ढूंढे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जिनमें डी ऑर्बिटल ना हो वो कितने हैं, 5। क्लियर। तो ऐसे कुछ थोड़े से घुमा के आपके पास आ सकते हैं, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देना कंपलसरी है बच्चे आप सबको। नेक्स्ट देखिए जरा, डायामैग्नेटिक नेचर। अच्छा, ये किसके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप, इसको सॉल्व करना हो तो आप सबके पास एक कॉमन सा पॉइंट है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपको बता देगी इसमें कि कौन सा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। आप सबको पहला पॉइंट सिंपल पता ही होना चाहिए कि जो मेरे पास नाइट्रोजन है N2 न्यूट्रल, वो क्या है, उसमें आपको याद होगा, उसमें हमारे पास सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2px और पाई 2py, दोनों क्या थे, 2 2 2 थे। यानी ये क्या था हमारे पास, बिल्कुल डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 14, क्लियर। और ये भी क्या है, डाया मैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 18, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए, 4, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन टोटल है। बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेनली पैरा मैग्नेटिक। एक बार चेक कर लीजिएगा सारे के सारे, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, पैरा मैग्नेटिक। 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या हैं, पैरा मैग्नेटिक। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि 6 पैरा मैग्नेटिक हैं और डायमैग्नेटिक कितने हैं फिर बच्चे मेरे पास, 2 डायमैग्नेटिक और 6 क्या है हमारे पास, पैरा मैग्नेटिक। और ये है इसका आंसर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा भाई इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस kept in a 25 degree Celsius and 5 atmospheric pressure were expanded isothermally against a constant pressure of 1 atm until the pressure of the gas reaches 1 atmosphere resuming ideal behavior। इसका क्या निकालना है हमने, वर्क डन। आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ बता दूँ। कंडीशन जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं, आइसोथर्मली, क्या है ये, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी जो है वो कितना है, 0 है, क्लियर। अब ये है इनिशियल कंडीशन कि मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम जो नाइट्रोजन का था वो कितना था, 2 लीटर। इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना था, 5 एटमॉस्फेरिक। जब रिएक्शन, जब एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन होने के बाद आपको पता है एक्सपेंशन में मतलब मेरे पास वर्क डन होएगा, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। क्योंकि V
फाइनल जो है ज़्यादा होगा किससे, V इनिशियल से, तो डेल्टा V मेरे पास यहाँ पे किस में आएगा, पॉजिटिव, तो देयरफॉर मेरे पास वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, तो आइसोथर्मल कंडीशन है, प्रेशर इनिशियल गिवन है, वॉल्यूम इनिशियल गिवन है, लेकिन मेरे पास फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है, फाइनल प्रेशर पता है। मुझे निकालना क्या है, वर्क डन। आपको याद होगा कि वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ P डेल्टा V। ये एक्सटर्नल वर्क प्रेशर आएगा मेरे पास, ये कितना है मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेल्टा V की, डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1। डेल्टा V क्या है हमारे पास, V2 माइनस V1, क्लियर। और V1 तो मुझे पता है, दैट इज -1, दैट इज V2 माइनस V1 कितना है, 2। मुझे क्या निकालना है, V2। अब आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है भाई, P1 V1 किसके इक्वल आ गया, P2 V2 के। वही अगर मैं P1 V1 की बात करूँ तो P1 मेरे पास कितना है 5, वॉल्यूम मेरे पास कितना है 2 लीटर, P2 कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आया 10 एटमॉस्फेयर, सॉरी 10 लीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम 10 लीटर। ठीक है, अब जो 10 लीटर मेरे पास वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दो, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 इंटू 10 माइनस 2, कितना आ गया 8 एटमॉस्फेयर लीटर। यही आ गया भाई। अब 8 एटमॉस्फेयर लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है किससे कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 101.3 से मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई 101.325, दैट इज 810 के करीब करीब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, ए। क्लियर, यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि वर्क डन आपका किस में रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे गैस क्या कर रही है भाई, एक्सपैंड कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पे, गैस एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपेंशन में हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आया भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के था, और थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन लिया गया था, कंडीशन आइसोथर्मल की रखी गई थी। क्लियर, इरिवर्सिबल के केस की फॉर्मुलेशन यूज़ की गई है, आइडियल गैस की कंडीशन भी यूज़ हुई है। आपको याद होना चाहिए आइडियल गैस कंडीशन जो थी वो बॉयल्स लॉ की थी, स्टेट्स ऑफ मैटर में की थी। क्लियर, और ये चीज़ दिमाग में आनी ही चाहिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स को करने के लिए हल्का फुल्का स्टेट्स ऑफ मैटर भी पता होना चाहिए भाई, उसके बिना क्वेश्चन करने हमारे लिए क्या होते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, हाउ मैनी नाइट्रोजन, हाउ मैनी नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट इन एडेनाइन। अब आप में से जिसको एडेनाइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होगा वही बच्चा हमारे पास इस कंपाउंड का जवाब, इस कंपाउंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। देखिए भाई, दो मिनट। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या कंपाउंड ड्रॉ किया है और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखें तो एडेनाइन के स्ट्रक्चर में, 2 मिनट, यहाँ पे एडेनाइन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो एडेनाइन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है बच्चे, वो है NH2। तो अगर आपको एडेनाइन का स्ट्रक्चर याद होगा तभी पॉसिबल है कि आप इस क्वेश्चन का क्या दे सको, आंसर दे सको। अब ये किस चैप्टर में था भाई, बायोमोलिक्यूल में ही था। ठीक है तो कॉमन सी बात है, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डाले हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 और 5, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 5। नेक्स्ट, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर रेजेंट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट नेस्लर रेजेंट प्रेजेंट नहीं होता। अब ये है क्या, इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आप में से जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा वही कर सकता है, HgI
4। तो आइडिया होगा, पोटाशियम भी है, आयोडीन भी है, मर्करी भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका आंसर कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेनली क्या चाहिए? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसको करने के लिए कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, बस जो पता है डायरेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव। क्लियर? और 2 मिनट, ये क्वेश्चन ज़रा नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू चेंज पूछी गई है ना, तो यहाँ से यहाँ पीएच एक्स लिया गया है, यहाँ से यहाँ पीएच को हम क्या ले लेंगे? वाई ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ, अब डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में जाना है आपने। तो आपको याद होगा सोडियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट जब बनता था तो हम वहाँ पे मीडियम कौन सा यूज़ करते थे? NaOH। कंपाउंड कौन सा यूज़ करते थे? NaOH। तो NaOH जो यूज़ करोगे तो मीडियम कैसा हुआ भाई? मीडियम हो गया हमारे पास बेसिक। जब दोबारा वापस आना हो तो फिर मीडियम कौन सा होगा? मतलब मेरे पास एसिडिक। यानी एक्स जो है वो बेसिक मीडियम में लाया करेगा, और वाई जो है वो किस में लाया करेगा? एसिडिक मीडियम। बेसिक यानी पीएच की जो वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एसिडिक में जो पीएच की जो वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी भाई? कम होगी। तो यहाँ पे इन ऑप्शन को देखते हुए आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है भाई? 4 और 5 नहीं, ये एक्स और वाई को दर्शा रहे हैं, ये एक्स और वाई को दर्शा रहे हैं। एक्स की वैल्यू 7 से ज़्यादा 8, 8 बिल्कुल सही। वाई की वैल्यू 7 से कम 4, 9, ये गलत हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? सही आंसर। ठीक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर में भी है, जिसमें हम कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की, उसमें से उठाया गया क्वेश्चन हो सकता है ये। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहले एक बार स्क्रीन को अपनी तरफ पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद एक बार आराम से ट्राई कर लीजिए। जब ट्राई हो जाएगा तब भी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ज़रा। तो देख लिया होगा। देखो, ये अगर ध्यान से देखें तो ये अल्काइन की प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से। पहला जो स्टेप इतना सा। अल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा? HBr निकालेगा, यानी ये क्या है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या बनाएगा? 2 बार निकलेगा, एक बार अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में, एक बार NaNH2 की प्रेजेंस में, जिससे मेरे पास कंपाउंड बनके क्या तैयार होगा भाई? एक HBr, एक H और Br, तो मेरे पास कंपाउंड कुछ बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। ऐसा कौन कौन सा सभी में गिवन है? ये भी है, ये भी है, और ये भी है। आगे, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द हायर अल्काइंस। हायर अल्काइंस मतलब जब कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में हमें और लॉन्ग कार्बन चेन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, उसके लिए हमें ये रिएक्शन चाहिए होता है। दैट इज NaNH2 की प्रेजेंस में यहाँ पे इसका नेचर नजर आता है एसिडिक। देखिए भाई, ये कंपाउंड हमें एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या बनेगा? पहले C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर ये कंबाइन किससे करेगा भाई? CH2Cl CH3, जिसमें से Na और Cl बाहर निकल जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा बच्चे? कंपाउंड आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। क्लियर? यहाँ फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? हायर अल्काइंस की फॉर्मेशन होगी। बस ध्यान देना है, इसके बी और इसके बी में अंत थोड़ा सा ही है, इसका आंसर एक्चुअली फिर क्या निकला? ए। क्लियर? ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, जो मेनली किस चैप्टर से है बता देता हूँ। ये चैप्टर है हाइड्रो कार्बन। क्लियर? हाइड्रो कार्बन चैप्टर में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थर्मोडायनेमिक्स है। ध्यान से देखिएगा। N2H4 लिक्विड स्टेट में 2H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुई, क्या बना? नाइट्रोजन प्लस वाटर।
देन N2H4 अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या बना, नाइट्रोजन प्लस वाटर। देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, जिससे क्या बना भाई हमारे पास पानी। इन तीनों की एंथैल्पी दे रखी है हमें, ठीक है, इन तीनों की हमें एंथैल्पी दे रखी है। अगर मैं इन तीनों की एंथैल्पी का यूज़ करके क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, हमें फाइंड क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 का मतलब, इक्वेशन देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O2। क्या यही इक्वेशन होगी भाई? क्या यही इक्वेशन होगी? H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O2। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से बनाना हो हमें, तो इस रिएक्शन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इक्वेशन इसको मान लूँ 1, इसको मान लूँ 2, इसको मान लूँ 3। मैं क्या करूँगा, पहले 1 और 2 को आपस में क्या करूँगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 दोनों को आपस में माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा भाई, यहाँ माइनस किया, मतलब इन दोनों के इक्वेशन को माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, N2H4 आपस में क्या कर गया, कैंसिल आउट हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से क्या हो गई भाई, कैंसिल हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन माइनस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। 2H2O में से 4H2 चले गए, या 4H2 में 2H2 चले गए, कितने बचे, 2H2O। बस नेट इक्वेशन मेरे पास क्या बची भाई, 2 टाइम H2O2 गिव्स यू, माइनस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ आना था, वहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ O2, प्लस 4H2O में से 2H2O माइनस करो, कितने बचे, 2H2O। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, सॉरी माइनस किया, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, किस में से, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे थर्ड इक्वेशन से, सब्ट्रैक्ट, अब इसको लिख देता हूँ फोर्थ इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ। क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ज़रा, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये, हाँ देखिए भाई, थर्ड एंड फोर्थ को जब मैं माइनस करूंगा, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स यू H2O। ध्यान से देखिए, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, हाफ है, और पानी कितने हैं, एक, यहाँ पानी कितने हैं, दो। मुझे इक्वेशन से पानी रिमूव करना है, तो पानी को माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ इक्वेशन से पानी का अगर माइनस करना है आपने, तो भाई यहाँ पे मुझे पानी कितने चाहिए होंगे, दो। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 2 से, यानी थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 4 से। आइए इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। ये आ गया मेरे पास। अब इस इक्वेशन में से मैं फोर्थ इक्वेशन को माइनस करूंगा, और फोर्थ इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, 2 टाइम H2O2 गिव्स यू 2 टाइम H2O प्लस O2। अब जब माइनस करेंगे तो कॉमन सी बात है हमारे पास, इसमें से पानी पानी चला गया भाई, ये माइनस का ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस का H2O2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं नेट इक्वेशन, क्या बना, 2 टाइम H2 प्लस O2, O2 क्या बना, 2 टाइम O2 गिव्स यू 2 टाइम H2O2। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में होता है बच्चे। अब इनकी एनर्जी क्या होगी, देखिए मुझे यहाँ पे कितने मोल H2O2 बना, 2, मुझे चाहिए कितना, 1। तो मैं अब इस इक्वेशन को क्या करूँगा भाई, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा हाफ से। क्लियर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O2। क्लियर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मेरे पास, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर करके इस जगह पे, कि अगर आप हाफ से डिवाइड करते, तो हाफ से डिवाइड करने पे आपके पास, मतलब 2 से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अब आपने इतने सारे फंक्शंस लगाए, ऑपरेटर्स लगाए, तो आपके इतने ऑपरेटर्स लगाने के बाद, अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास
रिएक्शन में एंथैल्पी कितनी होगी, मुझे इसकी एंथैल्पी निकालनी थी, तो माइनस या फिर एक्स जो है किसके इक्वल आया। सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, यानी माइनस ऑफ 818 को माइनस किया गया माइनस ऑफ 622 के साथ। क्लियर। फिर जो आंसर आया उसको मैंने जो आंसर आया उसको मैंने माइनस किया इसके साथ, मतलब ये आपका आंसर आया, इस आंसर को आपने माइनस किया किसके साथ, इस आंसर को माइनस किया आपने -285 के साथ। आइए मैं इसको आगे लिख देता हूँ। यानी पहले आपने -818 को माइनस किया -622 से, फिर आपने इसी इक्वेशन को दोबारा से माइनस किया किसके साथ, -285 के साथ, लेकिन पहले इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। क्लियर। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर है उसको आपने क्या किया, डिवाइड किया 2 से। क्लियर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 187। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी हद तक किए होते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट भी है भाई। पेपर में टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते। 2 मिनट का क्वेश्चन है भाई, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं होगा आपको पेपर में जो आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये है PCl2F3 या PF3Cl2। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या है। मैं पहले बता दूँ, इसकी ज्योमेट्री एक्चुअल में है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर। इसमें 2 एक्सियल हैं और 3 क्या हैं, इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन में मेरे पास कौन लगेगा, यहाँ पे फ्लोरीन। कौन लगेगा मेरे पास यहाँ पे, फ्लोरीन। जैसे इसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कुछ इसी प्रकार दोबारा से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये है। इसमें 3 लेंथ है, ये है L1, ये है L2 और ये क्या है L3। क्लियर। और इस क्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में क्या पूछा हुआ है, बॉन्ड एंगल थीटा। ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से समझ के इसको ट्राई कीजिएगा, चाहे इस थोड़े समय के लिए वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। वैसे तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड है, एक है इक्वेटोरियल और एक क्या है, एक्सियल। अगर बात की जाए इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल से। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हो बच्चे, क्लोरीन। एटम का साइज बहुत मैटर करता है साइज ऑफ द या फिर बॉन्ड लेंथ को लेके। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन और फॉस्फोरस के साइज के कंपैरिजन की वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, L1 की। उससे कम ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, एलिमेंट दोनों सेम है, तो कॉमन सी बात है एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल से। और बॉन्ड एंगल तो इसमें इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की इंट्रैक्शन और डेवलप नहीं हो रही। तो एक ही तरह की इंट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। इसलिए इसका आंसर ही बच्चे क्या होगा हमारे पास, सी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि क्लोरीन और फ्लोरीन में किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ज़्यादा नहीं लाया कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। आइए नेक्स्ट देखिए। क्लोरीन का साइज स्मॉल है भी याद रखिएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंटर से बहुत अवे। अमंग द ब्रोमाइड्स 1 to 3 कौन सा SN1। SN1 करने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब रेट ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर ही चीज डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड भी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी बच्चे। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। ये कैसे चेक किया जाता है, आगे आने वाले फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट को लेके। आइए एक काम करिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसके कार्बोकेटाइन फैक्टर में, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास
कार्बोकेटाइन, इसको भी लूज कीजिए, इसको भी कर दीजिए। क्लियर? ये तीन कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो गए बच्चे। इसमें सबसे सिल्वर कार्बोकेटाइन कौन सा नजर आ रहा है आपको? सबको नजर यही आ रहा होगा। दिस इज वन ऑफ फेवरेट, दैट इज फर्स्ट। क्यों? एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये एरोमेटिक कैटेगरी में आता है भाई। ये ये काफ़ी कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। और ये किस कैटेगरी में आता है? एक तो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में है, और रेजोनेंस तो है ही है। तो हाँ, हमारे पास ये नंबर सेकंड रहेगा, ये नंबर थर्ड। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका, तो इसका अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सबसे रिएक्टिव होगा, यानी थर्ड सबसे रिएक्टिव। उसके बाद सेकंड, एंड सबसे लास्ट में कौन आएगा, फर्स्ट। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी जो है, इससे क्या है, इस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी इससे क्या है, ज़्यादा है। तो हाँ भाई, इसमें जो बी है, सॉरी बी में तो सेकंड है ना, तो सेकंड की रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इसका स्टेबल कम है, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, ए। सबसे रिएक्टिव थर्ड वाला, उससे कम फर्स्ट वाला, और सबसे कम कौन होगा, सेकंड वाला केस। क्लियर? आइए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, चाहे वीडियो को थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। ऊपर से आपने देखा होगा अच्छे से अब, ठीक है ना? देखिए भाई, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए, तो क्लोरीन कंबाइन किया किसके साथ, 2 मोल ऑफ ClF3 के साथ, एंड अलाउड टू डिकम्पोज इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ 5 लीटर। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं जरा, कितने मोल है, 2 मोल। 2 मोल ClF3 डिकम्पोज हुआ, और इसने क्या बनाया, Cl2 प्लस क्लोरीन गैस, ये प्रोड्यूस करा इसने, Cl2 और F2। ठीक है, अब अगर बात की जाए 2ClF3 की, तो 2ClF3 में हमारे पास क्लोरीन 2 मोल बना, तो फ्लोरीन कितने मोल बना, 3 मोल। ठीक है, इनिशियली हमारे पास इसने बोला हुआ है कि जो कंपाउंड है, क्लियर, वो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कर 304.5 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है। वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर वॉल्यूम है, मोल 2 है। तो देखिए भाई, 2 मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 5, कितना आया 0.4 मोल पर लीटर। ये जब टाइम इनिशियल था, जब टाइम मेरे पास कितना हो गया, टी एट इक्विलिब्रियम, 0.4 में से कितना चला गया मेरे पास, यहाँ पे चला गया, सपोज करो 2x चला गया, कितना बना होगा, x, और ये कितना बना होगा, 3x। अगर आप 2x ना लेके x लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x/2, और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 3x/2। तो अगर आप चाहे x ले लो, 2x के बेस में थोड़ा वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, कुछ ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। अगर आप मान लो, जरा 2x क्यों ले गए, सिंपल x ले लो। ठीक है, x के केस में क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मोल के लिए कितना बन रहा है, 1, तो x मोल के लिए कितना बनेगा, x/2, मैं ये बताने की बात कर रहा था। सिमिलरली 2 मोल के लिए कितना बन रहा है, 3, तो x के लिए कितना बनेगा भाई मेरे पास, 3/2x। यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगा, Kc, वो कितना आया, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दैट इज x/2 मल्टीप्लाई बाय 3x/2 विद रेस टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास ClF3 की, दैट इज 0.4 माइनस x रेस टू पावर 2। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अगर ये चीज़ क्लियर हुई है, तो नेक्स्ट अगर बात करें, तो वो क्या है हमारे पास, तो Kc हमारे पास ये आ गया। Kc यहाँ से अगर देखा जाए, तो Kc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी बच्चे आप क्या निकाल पाओगे, x निकाल पाओगे। ठीक है, तो x निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Kp और Kc का सहारा लूंगा भाई। Kp और Kc के बीच में आपस में एक रिलेशन है भाई, वो क्या है, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेस टू पावर डेल्टा n एंड g।
तो केपी की अगर बात की जाए तो केपी मेरे पास क्या है भाई, 50 है केपी। ठीक है, केसी निकालना है तो केसी को फाइंड कर लो। आरटी की वैल्यू क्या है मेरे पास, आरटी यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो कि कितना आएगा, आर टी रेज टू पावर 2। तो अगर आप केसी निकालने जा रहे हो तो वो आएगा 50 अपॉन आर टी, दैट इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 304 के आसपास, 0.5। इसका क्या होगा, स्क्वायर। हाँ जी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.08 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। तो यानी आपका जो केसी है वो कितना आ रहा है, 0.08 एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27/8 क्यूब अपॉन 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा बच्चे, एक्स या फिर एक्स बाय 2। देखिए, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन मतलब मैंने क्या निकालनी है, एक्स बाय 2 की वैल्यू। वैसे तो एक्स यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जा रहा है 0.129। क्लियर, तो एक्स बाय 2 कितना आएगा, 0.129 डिवाइडेड बाय 2, 0.0, ठीक है, 0.0645। क्लियर। तो एक इसकी कंसिडरेशन निकल आई भाई, ये कंसिडरेशन निकल आई हमारे पास क्लोरीन की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, ऑर्गेनिक बेसिक मीडियम में हीट दी गई है, दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये दो एल्डिहाइड, आपको पता है इन एल्डिहाइड के पास, पहले क्वेश्चन को पहचानेंगे जरा, ये क्वेश्चन है कौन सा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में कैनिजारो टाइप रिएक्शन जो है वो है। ठीक है, अगर कैनिजारो रिएक्शन देखा जाए तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते थे हमारे पास, सिमिलरली इसमें भी नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिक मीडियम है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आपको पता है इसमें होगा क्या कि एक जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, और एक एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, वो वही होगा जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना पॉसिबल है भाई। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना पॉसिबल है। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट कहाँ आता है, ऑर्थो और पैरा पे, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज, यानी ये न्यूक्लियोफाइल के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट बन गया भाई। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर सबसे जल्दी होगा। अगर इसके ऊपर सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यही ग्रुप हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यही ग्रुप हमारे पास जो है कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे आसान यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो जाएगा। तो हमारे पास देखा जाए तो इस पोजीशन पे कार्बोक्सिल एंड सिर्फ इसी केस में बन रहा है। अगर इसमें कार्बोक्सिल बना तो इसमें क्या बनेगा भाई, अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या बना, सी। एक ही चैप्टर से था, इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिल इसी चैप्टर से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्क डन निकालना है इस फिगर का। ये फिगर एक्चुअल में क्या है, क्लिप्स है, पाई इंटू ए इंटू बी। क्लियर, ए ये रहेगा, बी ये रहेगा। तो आइए इनका सेंट्रल पार्ट फाइंड किया जाए जरा। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये पूरा डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये पूरा डिफरेंस कितने का है मेरे पास, 5.1 का। तो ये कितना हुआ, 0.5। ये कितना हुआ हमारे पास, 0.5। और ये कितना हुआ हमारे पास, इसका हाफ कर दो भाई, कितना आया, 2.55। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3.14 पाई की वैल्यू सबको पता होगी, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.55, जिसको सॉल्व करो आंसर आता है 4। इसका आंसर क्या बना भी, ए ऑप्शन, दैट इज 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर।
टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन विच हैज़ डिफरेंस ऑफ 104.76 डिग्री सेल्सियस बिटवीन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, ट्राई करना करिए, चाहे वीडियो को क्या कर दीजिए पॉज। चलिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ध्यान से देख लो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजोल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 104.76। ठीक है, आप जरा इस चीज़ को अप्लाई करो। मैं यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्योंकि के एफ एंड के बी दिया हुआ, डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ की फॉर्म में इक्वेशन को लाना ही पड़ेगा। तो क्या करना है उसके लिए, डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ, देखते हैं कितना बनता है। डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ, आपको बता दूं डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ ये किसके इक्वल आता है बता दूं पहले। ये आता है टी बी माइनस टी बी नॉट प्लस टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर, यही है। टी बी जो है हमारे पास वो निकालने को बोला गया है, और अगर यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस वाली टर्म यहाँ ले आओ तो ये आएगा टी एफ प्लस टी एफ नॉट माइनस टी बी नॉट। इसका डिफरेंस मुझे पता है कितना दिया हुआ है, 104.76। और टी एफ नॉट पानी का कितना होता है, क्योंकि मीडियम एक्वा सोल्यूशन ही है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। और टेम्परेचर बॉइलिंग कितना होता है, 100 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 100। ये भी डिग्री सेल्सियस में है तो 104.76 माइनस 100 दैट इज इक्वल डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ। ठीक है, देखिए इसको माइनस करो, कितना आएगा, 4.76, क्योंकि डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, रहता क्या है, सेम। डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ के बीच में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टी बी क्या होगा, के बी इंटू मोलैलिटी। देखो इसमें आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाएगा। प्लस के एफ मल्टीप्लाई बाय 1 एम, एम कॉमन निकाल दो क्योंकि दोनों की कंसिडरेशन क्या है मेरे पास, सेम है, क्योंकि सॉल्ट तो सेम ही है। क्या रहेगा, के बी प्लस के एफ इक्वल्स टू 4.76। मोलालिटी जो है वो मेरे पास निकल आएगी यहाँ से, के बी कितना दिया हुआ बच्चे, 0.52, के एफ कितना दिया हुआ 1.86 इक्वल्स टू 4.76। तो मेरे पास यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मोलालिटी वो कितनी आई, 4.76 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर दो, 2 अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आंसर है। ठीक है, अब मोलालिटी 2 आ गई। मोलालिटी किसके इक्वल है बच्चे, आइए मैं थोड़ा इसको आगे सॉल्व कर दूं। मोलालिटी जो है हमारे पास वो आप सबको पता है, इज इक्वल्स टू गिवन मास, वो मुझे निकालना ही है एक्चुअली में, तो लिख दो मोल्स, लिख दो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना है 500 ग्राम में है, तो इंटू क्या कर दोगे 1000। ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो 500, 2 से 2 कट्टो, कितने मोल्स है, मोल्स मेरे पास आ गए 1। क्लियर, आपको मोल्स ही निकालने तो आपका आंसर कितना आया, 1। इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये यूनिक क्वेश्चन था इसलिए इसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन ट्राई और कीजिए। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अरे अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पहले एक बार देख लो भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ, हाउ मच टोटल टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। कितना रिएक्शन, 75%। एक बार आराम से बैठ के हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, उसके बाद आगे ट्राई कर लो। चाहे फिर इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो वीडियो को और फिर दोबारा से देखो। ठीक है, जिसने पॉज करके देखा होगा उसको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 मिनट दे रखा है। इनिशियल जो आपके पास इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल्स टू किसके होगा, वो के इक्वल होगा। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो टाइम पीरियड जो है वो हाफ लाइफ दे रखा है। तो आर नॉट इनिशियल कंसिडरेशन, आर फाइनल कंसिडरेशन। मेरे पास फाइनल कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी, आर नॉट बाई टू। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, आर नॉट बाय 2 के, दैट इज इक्वल्स टू के। टाइम दिया हुआ है 6, तो मेरे पास आर नोट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, जो मेरे पास कितना आ जाएगा। अब मैं आर नोट को यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, 100। ठीक है। और 100 लिखने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, अब ये के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू जब यहाँ से निकल आएगी तो ऐसे केस में हमारे पास आगे क्या करना है, के की वैल्यू का यूज़ करके आपको क्या निकाल देनी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। तो आपको पता लग चुका है कि मेरे पास आर नोट कितना है, 100। कितना रह जाएगा लास्ट में, 75% यूज हो गया, तो कितना बचा, 25। 25 बाय टाइम कितना है मेरे पास। अब टाइम जो निकालना है तो टाइम इस सब लेंगे। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू टाइम। अब ये चीज नोट करने वाली है, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं आएगा। 25% एक्चुअल में क्या है, 100 इनिशियल था, तो 75% यूज हो गया, तो कितना बचा, 25 बचा ना। ठीक है, नहीं नहीं उल्टा बोल गया बच्चे मैं, 100 इनिशियल था तो लास्ट में बचा कितना, 25, तो यूज कितना हुआ, 75। मतलब ये बात समझने वाली है कि आर नोट एक्चुअल में क्या होता है, इनिशियल कंसिडरेशन, आर क्या होती है, फाइनल कंसिडरेशन। तो इनिशियल अगर मेरे पास कितनी है 100, फाइनल कितनी रहेगी होगी 75% यूज होने के बाद 25, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 75। 25 दिया, 25 चौका और 2 दूनी और ये 3, कितना आंसर आया भाई, 9। ठीक है, चाहे आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, चाहे आप वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, 9। क्लियर। इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपने जो किया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अप्लाई क्या करना है, फॉर्मुलेशन क्या अप्लाई करनी है, उस हिसाब से देखिएगा ज़रा। ठीक है। ओह, हाँ ठीक है। तो देखिए भाई ज़रा, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास, मैं बता देता हूं कंफ्यूजन ना हो, आर नोट जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर जो है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो एक बार अच्छे से पहले सॉल्व करिए, फिर समझिए, फिर देखिए ज़रा, कोई प्रॉब्लम आएगी फिर भी पूछ सकते हैं आप। हाउ मैनी आइसोमेरिक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, हाउ मैनी आइसोमेरिक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ध्यान से एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आपको सभी में से एक एक हाइड्रोजन निकाल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी शो करनी है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ज़रा, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैसे कैसे होंगे। या तो पॉसिबिलिटी है कि पहला कंपाउंड कहाँ लग जाए, इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, CH2Cl। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, बात क्या है, सेम है। क्लियर, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी, यहाँ पे लगा दो। तीसरी, इस पोजीशन पे। फोर्थ, इस पोजीशन पे। एंड फिफ्थ, इस पोजीशन पे। ठीक है, अग अगर अब आप ध्यान से काउंट करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं भाई, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
पहले तो आपको ये चेक करना है कि हमारे पास इसमें टोटल स्ट्रक्चर कितने बने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन पांचों में आप चेक करें तो ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, 2 बन जाएंगे इसके, वो बढ़िया। ये कायरल नहीं है भाई, इसका एक ही रहेगा। क्या ये कार्बन कायरल है? जी हाँ, ये कार्बन भी हमारे पास क्या है, कायरल। क्या ये कार्बन कायरल है? जी हाँ, ये कार्बन भी हमारे पास क्या है, कायरल। तो इसके कितने बनेंगे, 2। इसके कितने बनेंगे, 2। इसके भी कितने बनेंगे, 2। 2 2 4 2 6। एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8। ठीक है, इसमें मैंने स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, और सभी को इंक्लूड करने के बाद मेरे पास टोटल टोटल कंपाउंड कितने बनेंगे, 2। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें डेक्स्ट्रोलीवो यानी आर और एस फॉर्म सेम इसमें भी हो सकती है पॉसिबल, तो इसके जितने आइसोमेरिक फॉर्म है सबको एक बार ट्राई कर लेना है, उसके बाद इसका आंसर लिखा जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैच द लिस्ट करनी है, कौन कौन सी गैस किस किस गैस की प्रेजेंस में कैसे कैसे काम कर सकती है, ग्रुप रिएक्शन कौन सा होगा। ये सॉल्ट एनालिसिस का है, कॉमन सी बात है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास इस केस में एक चीज नोट करनी है, लेड Pb2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। इसकी बात की जाए तो ये जो है H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट, हाँ ये प्रोड्यूस करेगी भाई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HCl, हमारे पास HCl गैस की रिएक्शन में लेड जो है वो H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज होगा, बिल्कुल भाई। अगर इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं लेड और कॉपर 2 पॉजिटिव की, तो इसमें जैसे टेस्ट करते थे ना हम, ये वैसे ही है, लेड 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, इन दोनों की बात की जाए तो ये जब रिएक्शन करेंगे HCl, लेड HCl की प्रेजेंस में H2S गैस प्रोड्यूस होगी, लेड सल्फाइड की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हमें कंफर्मेशन होगा कि ये टेस्ट किसके लिए है, H2S गैस की प्रेजेंस के लिए टेस्ट है। तो हाँ ये काम आता है बच्चे, लेड हमें सल्फाइड की प्रेजेंस में PPT प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यू की बात करें तो अमोनियम क्रोमे सॉरी कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम इसमें काम नहीं आएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हाँ इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम काम आ सकता है, जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से शो करने की टेंडेंसी है भाई। पी का 1 है यानी ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, क्यू का 3 है यानी ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। आर, आर के केस से डिसाइड हो जाएगा हमें, जो आर है बच्चे वो क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। ठीक है, जो पहले 3 पढ़े उसमें तो नहीं है भाई इसका आंसर, इसका आंसर H2S इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल भी कोबाल्ट इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन शो करता है, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या लाया करेगा, 4। ये टेस्ट है इनका, ग्रुप टेस्ट है, और ग्रुप टेस्ट के बेस पे आपको एक क्वेश्चन राइज किया गया है बच्चे, इसको तो सॉल्ट एनालिसिस के बेस पे सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये तभी सॉल्व हो पाएगा बच्चे। आइए नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, इसको एक बार आप लोग खुद जरा ट्राई करिए, देखिए ध्यान से ज़रा क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, अमोनिया सबसे क्या है ज़्यादा, उससे कम फॉस्फिन। ठीक है, उससे कम हमारे पास क्या है आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, उससे कम क्या है एंटीमनी, एंड लास्ट में क्या है बिस्मथ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड है, और कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सच में सही भी है। ठीक है, हमारे पास अगर इसका देखा जाए तो पहला पॉइंट सही है कि जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्राइड की नीचे जाते हुए क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। क्लियर। दूसरा, रिड्यूसिंग एबिलिटी, हाँ रिड्यूसिंग एबिलिटी अगर देखा जाए तो वो बढ़ती है, क्योंकि हाइड्राइड्स को लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है भाई, तो इसलिए पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अमंग द हाइड्राइड्स अमोनिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, नहीं बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ रही है, तो वो उल्टा बात हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत है। द बेसिटी ऑफ हाइड्राइड्स ये उल्टा है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन इनकी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, जनरली हमारे पास ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, A एंड B ओनली। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, A एंड B ओनली भाई।